इस वीडियो की शुरुआत होगी धातुओं का परिष्करण से। तो देखिए, ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। देखिए, हम लोग इससे पहले धातु को प्राप्त करने के कई विधि पढ़े हैं, जिसमें कई प्रकार के अपचयन प्रक्रिया बताई गई हैं। हमें अपचयन प्रक्रिया से धातु तो प्राप्त होता है, किंतु वो धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, उन्हें शुद्ध करना होता है। इनमें अपद्रव्य होते हैं, यानी उसमें अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। देखिए, धातुओं से जो बेकार चीज़ उसमें मौजूद है, अशुद्धियां वगैरह जो मौजूद है, उनको हटाने का जो सबसे प्रचलित और सबसे अधिक प्रचलित जो बोलेंगे वो विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो आइए समझते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण को। कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। यहाँ बताना चाहेंगे विद्युत अपघटन के द्वारा जो परिष्करण किया जाता है, किन किन धातुओं का किया जाता है। कॉपर, टीन, जिंक, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में होता क्या है, सुनिएगा। अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। जो अशुद्ध होता है उसको एनोड के तौर पर लिया जाता है, और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। यानी कैथोड जो बना है वो शुद्ध धातु की बनी है, और एनोड जो बनाया गया है वो अशुद्ध धातु का बनाया गया है। धातु के लवण विलयन का उपयोग, और इसमें यहाँ पर देखिए जो विलयन है वो धातु का लवण विलयन है, और इसी का उपयोग करके विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। तो विद्युत अपघट्य के रूप में जो यहाँ डाला गया है ये धातु के लवण विलयन है। चित्र 3.12 जो यहाँ पर बार बार आपको दिखा रहे हैं अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर जिस तरह जोड़ा गया है उस तरह आप जोड़िए। एनोड लीजिए, कैथोड लीजिए, फिर इसको तार की सहायता से यहाँ पर देखिए विद्युत के जो स्रोत है उसको जोड़िए, फिर यहाँ कुंजी लगाइए। तो विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है, यानी इस विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु, एनोड पर यहाँ जो अशुद्ध धातु है विद्युत अपघट्य में घुल, देखो यहाँ पर ये विद्युत अपघट्य में घुलने लगता है। इतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा यहाँ पर घुल के नीचे आ रहा है या उससे अलग हो रहा है कह सकते हैं, तो इतनी ही मात्रा शुद्ध धातु इस अपघट्य से इसमें कैथोड में आके बैठने लगता है, जिसको कहेंगे निक्षेपित होती है। मतलब जितनी मात्रा यहाँ से एनोड से किस में आ रहा है, एनोड से निकल कर इस विद्युत अपघट्य में ये जो तरल पदार्थ है उस लवण में जितना आता है यहाँ से एनोड से, उतना ही शुद्ध मात्रा कैथोड में जाता है। आइए समझाते हैं पुनः। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु, यहाँ पर जो अशुद्ध धातु है विद्युत अपघट्य में यहाँ आके घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु, जितना मात्रा यहाँ पर नीचे आया, किस में आया न विद्युत अपघट्य में आया, उतनी ही मात्रा जो होता है इस विद्युत अपघट्य से शुद्ध धातु यहाँ पर आके बैठता है, कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती है। जो घुलने वाला जो अशुद्धियाँ हैं वो इसमें घुल जाता है, तथा अविलय अशुद्धियाँ ये एनोड के नीचे देखिए तली में बैठ जाता है। यहाँ पर देखिए जो दिखाई दे रहा है निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। इसे एनोड पंख कहते हैं, जो नीचे बैठ जाता है अशुद्धियाँ, जो नहीं घुला है, और जो घुलता है तो इसमें ये घुल जाएगा इस अपघट्य में। अब समझेंगे संक्षारण। तो देखिए संक्षारण क्या है। संक्षारण के संबंध में
अध्याय 1 में आप निम्नलिखित बातों का अध्ययन कर चुके हैं। देखिए, संसारण के विषय में अध्याय 1 में भी उल्लेख है और आप इसके बारे में अध्याय 1 में भी पढ़े हैं। देखिए, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। अगर सिल्वर की वस्तु को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दीजिए तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें कालापन आ जाता है। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। देखिए, आखिर जो काला बना है कुछ तो कारण है ना, तो उसका पीछे कारण क्या सुनिएगा। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड की परत बनता है और इसी के कारण वहाँ पर काला बन जाता है। अब देखिए, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर जो है वायु में जो उपस्थित नमीदार आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। जब कॉपर को वायु में रखा जाता है, मतलब वायु पे छोड़ा जाता है, तो वायु में जो उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह जो पहले भूरा रंग का था धीरे धीरे उसकी चमक खत्म होने लगती है। भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगती है तथा इस पर क्या देखते हैं, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। और ये हरा पदार्थ क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। अगला पॉइंट देखिए, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्रकी पदार्थ पापड़ीदार जैसा पदार्थ बन जाता है कि परत चढ़ जाती है, जिन्हें जंग कहते हैं। हम सभी देखे हैं कि जब लंबे समय तक आर्द्र वायु में जब लोहे को रखा जाता है तो लोहे पर भूरे रंग का पपड़ीदार बन जाता है। यही पपड़ीदार लगना क्या है, जंग है, इसे जंग कहते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता करते हैं जिनमें लोहे पर जंग लग जाती है। आखिर वो कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी परिस्थिति है जिसकी वजह से लोहे में जंग लगता है, आइए समझते हैं। तो इसको हम लोग क्रियाकलाप 3.14 को पढ़ के समझते हैं। तो देखिए, 3 परख नली लीजिए, 1 2 3, 3 परख नली लेना है तथा प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की कीलें डाल दीजिए। तीनों परख नली में क्या करना है, लोहे की कील डालना है। इन परख नलियों को अलग अलग नाम दीजिए, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी और तीसरे का नाम सी दीजिए। देखो यहाँ पर देखिए, 3 परख नली का 3 अलग अलग नाम रखा दिया गया है। परख नली ए में थोड़ा सा जल डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। देखिए, इसमें पानी थोड़ा सा डाल दिया है, जल, और देखिए कॉर्क लगा के बंद कर दिया है। ठीक है। परख नली बी में उबला हुआ आश्वित जल इसमें डालना है। जल डालकर उसमें 1 ml तेल मिलाकर, देखिए ऊपर में 1 ml तेल मिलाया गया है, एवं कॉर्क से बंद कर दीजिए। इसमें आश्वित जल डाला गया है और ऊपर से थोड़ा सा तेल देके कॉर्क लगा के बंद कर दिया है। ठीक है। तेल जल पर तैरने लगेगा, क्योंकि हमको पता है कि तेल जो है पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि इसका घनत्व कम होता है पानी की तुलना में। तो इसके ऊपर में देखिए तेल आ गया पानी के ऊपर, एवं वायु को जल में विलीन होने से रोकता है, यानी रोक देगा। यानी कि ये तेल होने से क्या होगा कि वायु नीचे पानी की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि रोक रहा है तेल। अब बात करते हैं तीसरे परख नली का। परख नली सी में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर डालना है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड
इसलिए प्रयोग हुआ है ताकि इससे क्या होगा, वायु की नमी को सोख लेगा। अगर पहले से इस परखनली में अगर नमी है वायु में, उस नमी को ये सोख लेगा। कौन? निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। इसीलिए दिया है ताकि नमी रहेगा ही नहीं। अब यहाँ वायु शुष्क हो चुका है। इन परखनलियों को कुछ दिन छोड़ने के बाद उनका परीक्षण कीजिए, इस पर ऑब्जर्व कीजिए क्या देखते हैं। तो देखिए क्या पाते हैं। आप देखेंगे कि परखनली ए में रखे लोहे की कीलों पर देखिए जंग लग गया है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जंग लग गया है। लेकिन परखनली बी एवं सी में रखी कीलों पर जंग नहीं लगा है। इन दोनों में नहीं लगा है। परखनली ए की कील, अगर आप परखनली ए में देखिए तो आप क्या पाते हैं कि वायु एवं जल दोनों के संपर्क में है। ये कील जो है वायु के संपर्क में भी है और जल के भी संपर्क में है। अब बात करते हैं इसमें। देखिए इसमें तो वायु आया ही नहीं और इसमें तो जल है ही नहीं। वैसे पर लिखा है परखनली ए की कील केवल जल के संपर्क में रहती है। यहाँ मिस्टेक है किताब में, यहाँ पर बी होगा। परखनली बी की कील केवल जल के संपर्क में है और परखनली सी की कील शुष्क वायु के संपर्क में रहती है। इससे लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की अवस्थाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं। देखिए इससे लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की अवस्थाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो हम लोग ये चीज़ सीखें कि लोहे में जंग तभी लगता है जब वो वायु और जल दोनों का संपर्क होता है। केवल वायु होने से जंग नहीं लगेगा और केवल जल होने से जंग नहीं लगेगा। जल और वायु दोनों का संपर्क जब आता है लोहे की वस्तु पर, तब जाके उसमें जंग लगता है।